आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संचार अकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है सीजी सेट पेपर 2 ज्योग्राफी। इसमें हमारा ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 6 तक के हमने भू आकृति विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं, जिसमें महाद्वीप निर्माण, महासागर निर्माण, पृथ्वी का निर्माण और पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत है एवं अन्य जितने भी ढाल विकास के सिद्धांत है सभी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब उसमें भू संतुलन बस का सिद्धांत बच गया जो कि आगे हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं, एरिया और पार्ट का। ठीक, वही 2 बस सिद्धांत बचे हैं तो वो हम लोग आगे देखेंगे। आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत है, इसको सुधार लेंगे। ये स्रोत है। ठीक, कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो कैसा है। आंतरिक संरचना से अभिप्राय क्या होता है, जो ये धरातल है, इस धरातल के नीचे जो लेयर्स हैं वो कैसी है, किस प्रकार से बनी हुई है, किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ये सभी चीजें हमको इसमें बताना रहता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, अब इसके कौन कौन से स्रोत है, तो मुख्य रूप से हम लोग का एक होता है अप्राकृतिक स्रोत और एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक है सिद्धांत, जो विभिन्न विद्वानों ने दिया है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के स्रोत पढ़े हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो अप्राकृतिक स्रोत है और प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत मतलब प्राकृतिक घटनाओं से हमें पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, वो प्राकृतिक स्रोत है। और अप्राकृतिक स्रोत यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्राकृतिक घटनाएं ना होकर के मानवीय भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें आप लोग का जो डेंसिटी वगैरह है, दबाव वगैरह है, टेम्परेचर वगैरह है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ये मानव की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इसमें परिवर्तन भी होता है ना। तो ये सभी कारक है जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आगे हम लोग इसमें समझते हैं मुख्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका मेन इसमें। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उससे संबंधित प्रत्यक्ष स्रोत पहले हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट सोर्स, जिससे हमें क्या है, पृथ्वी की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चलता है। तो प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है, जो सीधे रूप से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना तक लेके जाता है। अब ये हमें कौन कौन सी चीजें लेके जाता है, एक तो होता है आप लोगों का ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, इसमें जो लावा है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है। तो जो लावा है वो डायरेक्ट पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है, तो हमें पता चलता है कि जो लिथोस्फीयर के नीचे जो एस्थोनोस्फीयर है वो क्या है, पिघली अवस्था में है, या नीचे मेंटल जो है वो पिघली अवस्था में, जहाँ से यहाँ ये मैग्मा आता है ना। तो ये हमको समझ में आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं खनन या ड्रिलिंग। जब हम लोग क्या करते हैं, धरातल के नीचे खनन कार्य करते हैं या ड्रिलिंग का कार्य करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वहाँ की संरचना कैसी है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष हम लोग देख पाते हैं। ठीक, और वहीं हम लोग देखते हैं पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह पर देखते हैं अनेक प्रकार की जो चट्टानें उपलब्ध है, उनका भी अवलोकन करके हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का है ना, और उसकी गहराई में किस किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, तो ये मेजर रूप से हम लोग का है इसमें ज्वालामुखी विस्फोट और जो खनन या ड्रिलिंग है उसके माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है, फिर है आप लोग का इसमें अप्रत्यक्ष स्रोत। अब अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या सम्मिलित होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। इसमें इनडायरेक्ट सोर्स है। ठीक, इनडायरेक्ट सोर्स में जैसे आप लोग को पता है टेम्परेचर है, दबाव हो गया आप लोग का, और साथ में ही आप लोग क्या देखे हैं, ऊपर में आप लोग वो देखे थे घनत्व। ठीक, ये जो टेम्परेचर है, दबाव है, घनत्व है, ये सभी चीजें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे बताता है। हम लोग जानते हैं बेसिकली जो ये क्या है, धरातल है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है ना। इसके नीचे जाएंगे तो मेंटल आएगा, फिर कोर आता है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं हमारे ऊपर दबाव बढ़ने लग जाता है। तो हम लोग जैसे जैसे देखेंगे कि धरातल से जैसे हम लोग अंदर जाएंगे आंतरिक संरचना को देखने के लिए, या जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें दबाव बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होगा जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ये जो धरातल है उसकी डेंसिटी कम है, तापमान भी यहाँ कम है और दबाव भी यहाँ कम है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएंगे तीनों चीज में क्या हो जाता है, वृद्धि आ जाता है ना, यानी कि बढ़ता है इसमें। तो इससे हमें पता चलता है जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का है।
तो ये है आप लोगों का इनडायरेक्ट स्रोत। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा इसमें डायरेक्ट सोर्स है और कौन सा इनडायरेक्ट सोर्स है, ठीक। कौन सा प्रत्यक्ष सोर्स है और कौन सा अप्रत्यक्ष सोर्स है, ये पूछते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते यहाँ से, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हमें भूकंपी तरंगों से भी पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसे है, क्योंकि जो पी वेव्स है ये ठोस, लिक्विड और गैस तीनों सतह से गुजर सकता है। तो हमें जो पी तरंगे आती है उसका हम लोग जब रीडिंग लेते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ से आया है, किन माध्यमों से चलकर आया है। फिर हम लोग जैसे एस तरंग की बात करते हैं, है ना, तो एस तरंग केवल ठोस माध्यम से चल के आता है ना। यदि हम लोग इस माध्यम का तरंग का रीडिंग करते हैं तो हमें पता चलेगा कि धरातल की आंतरिक संरचना कैसी है और कहाँ से ये जो तरंगे है वो आ रहा है, ठीक। तो ये भूकंपी तरंगों के माध्यम से भी हमें पता चलता है। घनत्व का तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कैसे काम करता है, दाब भी बता दिया। उल्कापूर्ण, गुरुत्वाकर्षण विसंगति और चुंबकीय सर्वेक्षण, ये चीजें भी क्या करता है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हैं उसको बताता है किस प्रकार का है। जो उल्कापिंड है वो कैसे बताता है ये भी समझ लीजिए। आप सभी को पता है जो उल्कापिंड की संरचना है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जैसे सेम है, ये बताया गया है। इसी वजह से इसे उल्कापिंड जब नीचे गिरता है तो उसकी जो टुकड़े हैं उसके अध्ययन कर मलबे हैं उनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि उल्कापिंड की संरचना कैसी है, और उससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसा है, ये है, ठीक। तो उल्कापिंड की संरचना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना दोनों सेम माना जाता है, ठीक। चलिए फिर है गुरुत्व विसंगति, ग्रेविटी एनोमली। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पृथ्वी के अलग अलग जो स्थान है, अलग अलग अक्षांश है, वहाँ पर अलग अलग मात्रा में या अलग अलग स्तर में ग्रेविटी देखने को मिलता है। अब इस ग्रेविटी में विद्यमान अंतर जो है वो उस क्षेत्र में प्राप्त जो पदार्थ है उसके द्रव्यमान के जो भार है या समान वितरण है उसके परिणाम स्वरूप होता है ना। तो वो बताता है कि वहाँ पर जो चट्टान है वो किस प्रकार का है, उसका द्रव्यमान कैसा है, किस प्रकार का है। इससे पता चलता है कि वहाँ की ग्रेविटी की मात्रा कैसी है। हमने ज़्यादातर देखते हैं वीडियो में एक ही स्थान दिखाता है, यूट्यूब में देखते हैं तो उस स्थान में क्या होता है, कुछ भी चीज़ें हम लोग फेंकेंगे वहाँ पर तो वो चीज़ नीचे चली जाएगा, या खुद हम लोग वहाँ पर जंप भी करेंगे ना, चले जाएंगे, गिरेंगे नीचे घाटी में करके, तो उस घाटी में नीचे हम लोग गिर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी काम ही नहीं करता। पानी वहाँ पर फेंकेंगे तो पानी वापस हमारी तरफ आता है, हम उसमें जंप करेंगे तो हम वापस ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे भी स्थान है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, ग्रेविटी वहाँ पर काम ही नहीं करता, है ना। यूट्यूब में आपने ज़्यादातर देखा होगा एक जो घाटी का एक वीडियो दिखाता है उसमें बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं ना। तो ये क्या है, ग्रेविटी विसंगति बोलते हैं हम लोग इसी को। फिर हम लोग देखते हैं इसमें चुंबकीय सर्वेक्षण, मैग्नेटिक सर्वे। तो मैग्नेटिक सर्वे होता क्या है, ये जो होता है पृथ्वी के भीतर जो पिघले हुए हैं, सॉरी, जो पिघले हुए हैं या लिक्विड अवस्था में जो लोहे है और निकल है उसकी गति के कारण एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र बनाता है ना। उसको प्रमाणित करता है ये, जो पृथ्वी के कोर भाग में स्थित रहता है। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक। तो ये सभी उनके सोर्स है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से सोर्स हैं, किस प्रकार के। ये एडिशनल सोर्स है जो कि ज़्यादातर बुकों में नहीं रहता, इसको मैंने आपके ज्ञान के लिए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटे ना करके सम्मिलित कर दिया है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बेसिक रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बेसिकली इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, 3 लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो क्रस्ट है वो 2 भागों में बढ़ता है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल भी 2 भागों में बढ़ता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। जो कोर है वो भी 2 भागों में बढ़ता है, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक। अब इसके मध्य बाउंड्री पाई जाती है, सीमा पाया जाता है। ये जो सीमाएं हैं इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यह भूपर पट्टी है, ये जो क्रस्ट, अपर क्रस्ट है, ये अपर क्रस्ट, और ये इसका लोअर क्रस्ट है। तो अपर और लोअर क्रस्ट के मध्य आप लोग का एक डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है जिसको हम लोग बाउंड्री या असंबद्धता बोलते हैं ना। तो यह बस कौन सा रहता है, कोनराड। ये कोनराड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। फिर क्या होता है यहाँ पर आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। इसके मध्य में एक और आएगा, मोह असभ्यता बोलते हैं इसको, मोह डिसकंटिन्यूटी या मोह असंबद्धता, ठीक। फिर क्या आता है आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल।
ये जो अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, इसके मध्य में एक और डिसकंटिन्यूटी आएगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रेपेटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, है ना। फिर क्या आता है, ये जो लोअर मेंटल है और आउटर कोर है आपका, यानी कि अपर कोर है, अपर कोर, इसके मध्य आएगा आपका गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर क्या आएगा आपका अपर सॉरी अपर कोर और लोअर कोर, यानी कि आउटर कोर और इनर कोर, इसके मध्य आपका आएगा लेहमान। ये आपका 5 डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है इनके मध्य में या सीमा में, समझ गए। नीचे इसको मैं प्रेजेंट भी कर दिया हूँ, यदि आपको देखना रहेगा तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये डिसकंटिन्यूटी है और कहाँ पर है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक, तो ये आपका कोनराड है, ये मोहो है, ये आपका गुटेनबर्ग है, ये लेहमान है, और यहाँ पर है आपका रेपिटी। ठीक, तो ये है आप लोग का इतना सारा डिसकंटिन्यूटी। आगे बढ़े आप, चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा गहनता से अध्ययन कर लेते हैं, ताकि यदि कथन बेस आ जाए तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, मेजरली तो मैंने बता दिया, उसमें आप लोग का एक तो प्रमाण से संबंधित आता है, जो कि आपका वन ऑप्शनल में आता है, और यहाँ पर हम लोग देखे हैं जो क्रस्ट मेंटल और कोर है, इसमें डिसकंटिन्यूटी हम लोग जो पढ़े हैं 5 डिसकंटिन्यूटी, उन 5 डिसकंटिन्यूटी का लोकेशन पूछ दिया जाता है। एक यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी नाम देंगे, ये कहाँ पर मिलेगा, अपर बॉडी लोअर बॉडी ऐसे करके उसमें जो क्रस्ट मेंटल है उसको लिख दिया जाता है ऑप्शन में, है ना। तो ऑप्शनल क्वेश्चन दोनों में से पूछा जाता है। अब यहाँ से फिर यदि कथन कारण क्वेश्चन पूछते हैं तो ये इधर से बनता है। ठीक, तो इसमें इसको हम लोग अध्ययन करते रहे। पहले हम लोग देखते हैं क्रस्ट या भूपर पट्टी। ठीक, ये है। अब ये क्रस्ट या भूपर पट्टी, इसकी ऊंचाई वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। जो क्रस्ट है ये किससे बनता है, ग्रेनाइट से बना होता है, और ये क्या होता है, हल्की होती है। ठीक, आपको ये भी याद रखना है, किसकी तुलना में, महासागरों की तुलना में ये हल्की होती है। ठीक, ये क्रस्ट लेयर है वो वाला। तो इसमें आपको याद रखना है, जो क्रस्ट है इसमें महाद्वीपीय भाग है वो ग्रेनाइट से बना होगा और हल्की होंगे, और जो महासागरीय भाग है वो बेसाल्ट से बना होगा और भारी होगा। ठीक, हाँ। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो क्रस्ट है, इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर होता है, और महासागर में ना, और महाद्वीपों में हम लोग देखते हैं कि ये 30 किलोमीटर तक के होता है। ठीक, और जो पर्वतीय श्रृंखला है वहां पर देखेंगे तो ये 70 से 100 किलोमीटर तक के भी इसकी मोटाई देखने को मिल जाती है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, महासागर में 5 किलोमीटर की मोटाई होती है इसकी, जिसको हम लोग ओशियन प्लेट के नाम से भी पढ़े हैं, तो उसमें देखा जाता है ना, जो प्लेट है उसकी जो गहराई है सागरों में वो 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि महासागर की जो मोटाई है वही 5 किलोमीटर है। ठीक, चलिए, महाद्वीप की ओवरऑल जो क्रस्ट है उसकी जो मोटाई है 30 किलोमीटर है। फिर इसमें देखेंगे तो 70 से 100 किलोमीटर है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जो क्रस्ट है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पहले ही आपको बताया है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है। ठीक, और इनकी जो घनत्व है वो देखते हैं। जो अपर क्रस्ट है उसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 है, और लोअर की डेंसिटी है 3। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है। और जनरली हम लोग देखते हैं तो जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी है 2.7 से 2.9 तक रहता है। ठीक, तो जो बुक में है वो आपका दोनों को मिलाकर के औसत दिया हुआ है, बुक में जो दिया है वो क्या है, औसत डेंसिटी है। यहाँ पर क्या है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। ठीक, आपको ये भी याद रखना है। अब ये जो है आपका भूपर पट्टी या क्रस्ट है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से हुआ है। ठीक, इसमें ऑक्सीजन भी और लोहा भी पाया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसको स्वेस महोदय के अनुसार इसको हम लोग सियाल बोलते हैं। ठीक, और सियाल को यदि हम लोग तोड़ेंगे, ये एस मतलब क्या होता है, एस आई मतलब सिलिका, और इसका मतलब एल्यूमिनियम, यानी कि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, किसमें, क्रस्ट में। ठीक, तो चलिए, और एक चीज और याद रखना, सबसे अधिक इसमें क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है भूपर पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है, फिर सेकेंड नंबर पे आपका जो सिलिकॉन है वो है, और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक, तो वो पहले ऑक्सीजन, फिर ये जो सिलिकॉन है वो, फिर एल्यूमिनियम मिलता है।
इसके बाद अन्य जो पदार्थ है लोहा वगैरह और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी मिलते हैं। तो यदि आपको सॉरी क्रोनोलॉजी में ये पूछ लिया जाए कि जो भूपर्पट्टी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, उसका क्रोनोलॉजी बताइए, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भूपर्पट्टी का है या क्रस्ट है, उसमें पाए जाने वाले जो तत्व है उसका क्रोनोलॉजी बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर लोहा, इसके बाद अन्य जो पदार्थ है उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये इसका क्रम है। ठीक, तो चलिए क्रोनोलॉजी आएगा तो भी इसको आप लोग व्यवस्थित कर लेंगे नोट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर मेंटल में आ गए हम लोग, है ना। तो चलिए अध्ययन करते हैं। जो मेंटल है यह क्रस्ट के निचले पार्ट में मिलता है। ठीक, और जो इतने भी भूकंपीय लहरें आती हैं या आप लोग का देखते हैं क्या आता है, ज्वालामुखी आता है, वो यहीं से गतिशील होता है। ठीक, और ये जो मेंटल है इसमें आप लोग का असंबद्धता इसमें दिया हुआ है, यानी डिसकंटिन्यूटी वगैरह, तो वो हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है डिसकंटिन्यूटी को। ठीक, उसको आप लोग देख लेना। आगे हम लोग सीधा डायरेक्ट बढ़ते हैं इसमें मेन वाले पार्ट में। ठीक, ये जो मेंटल है इसका निर्माण किससे हुआ है? मेंटल को हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है। फर्स्ट स्याल है, सेकेंड सीमा है और थर्ड है कोर। तो जो सीमा है वो किससे मिलकर बना है? तो ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है। ठीक, तो आपको याद रखना है जो मेंटल लेयर है इसमें सबसे अधिक क्या मिलता है? तो सबसे अधिक सिलिका मिलता है, फिर मैग्नीशियम आता है, इसके बाद अन्य पदार्थ आता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसकी हम लोग अ, मोटाई की बात करें तो यहाँ पर से इसकी जो मोटाई है वो हमको अलग अलग देखने को मिलता है। सॉरी, ये गहराइयाँ हैं। ठीक है, मोटाई इसके बारे में इसकी जानकारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जो मेंटल है उसमें क्या होता है, जो ऊपरी मेंटल है उसमें एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? दुर्बलता मंडल होता है। जो आपका लिथोस्फीयर है या स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल क्या हो रहा है? फ्लोटिंग हो रहा है किसमें? एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल में। ठीक, तो आपको याद रखना है ये जो प्लेट है ऊपर में लिथोस्फीयर, यह इसमें फ्लोटिंग हो रहा है यानी कि तैर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एस्थेनोस्फीयर। और ये क्या है? आपका मेंटल का ऊपर वाला भाग है, यानी कि अपर मेंटल है ये। ठीक, जिसको हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और ये कैसी अवस्था में? तरल अवस्था में है, अर्ध तरल है ये, सेमी लिक्विड। चलिए अब कोर वाले भाग में हम लोग चलते हैं। अब कोर क्या है? सबसे नीचे वाला पार्ट है ना। इसका डिस्कंटिन्यूटी हमने पहले ही देख लिया है, यहाँ पर गुटेनबर्ग और लेहमान डिस्कंटिन्यूटी मिलता है। ठीक, इसकी जो गहराई भी है ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक के मेजरली देखा जाता है। ठीक, तो ये है आपका क्रस्ट वाला भाग। और ये जो क्रस्ट है इसके इसमें पृथ्वी का जो आयतन है केवल 16% ही पाया जाता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो 32% है। ठीक, क्रोड के आंतरिक भाग में हम लोग देखते हैं ये किससे निर्मित है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सियाल देख लिए, सीमा देख लिए, अब क्रस्ट देखते हैं। जो क्रस्ट है वो निफे, इसका पूरा नाम क्या है? निफे है, सॉरी कोर है, उसका पूरा नाम क्या है? निफे। यानी कि इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो निकिल और फेरिन, है ना, यानी कि निकल और लोहा, इससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक, चलिए तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर घनत्व बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये भी दो भागों में बटा है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक, तो ये है आप लोगों का पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाले भाग, जिसमें आप लोगों का चार सीमा और नीफे दोनों सम्मिलित है। ठीक, तो आपका मेजर जो क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है, चार सीमा नीफे से ही। ठीक है, तो चार सीमा नीफे आप लोग यहाँ पर समझ गए, जिसको क्रस्ट, मेंटल और कोर ज्यादातर यहाँ से पूछा जाता है। और स्पेस महोदय ने यहाँ पर जो बांटा हुआ है चार सीमा नीफे में, ये हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे रॉक्स या चट्टान को। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जो चट्टान है वो होता क्या है ये समझ लीजिए आप लोग। तो पृथ्वी में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वे सभी पदार्थ जो धातु नहीं होते हैं वो सभी क्या है? चट्टान कहलाते हैं। यानी कि पृथ्वी में जितने भी पदार्थ है, जो भी है,
जो धातु की श्रेणी में नहीं आता वो सभी क्या है, चट्टान होते हैं। और इसमें जो है कंकड़, पत्थर, खनिज ये सभी सम्मिलित होते हैं। ठीक। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो भूपटल के निर्माण में 24 प्रकार के खनिज महत्वपूर्ण है, और इसमें मात्र 6 खनिज ऐसे हैं जो प्रधान रूप में पाए जाते हैं। इन खनिजों में आपका फेस्पार, क्वार्टजाइट, पैराक्साइट और एम्फीपोल्स, अभ्रक और ओलिविंग है। ठीक, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो चट्टान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। ठीक, तो ये है। फिर क्या है, जो पृथ्वी का क्रस्ट है ना। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले जो तत्व है 110 है, किंतु क्रस्ट के निर्माण में केवल 8 तत्व ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना। ये तो पूरे पृथ्वी के चट्टान के है, लेकिन हमने पृथ्वी की क्रस्ट वाले भाग को ही देख रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से नहीं बनता, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, पृथ्वी के क्रस्ट वाले पार्ट में बनता है। ये जो पृथ्वी की क्रस्ट है इसमें 110 है प्रमुख, लेकिन इसमें से प्रमुखता 8 तत्व ही विशेष माने जाते हैं। इन 8 तत्वों में कौन कौन सा है ये हम लोग देखते हैं। पहले तो आपने देखा ही है, वहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर आप लोगों का एल्यूमिनियम देखा है, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पृथ्वी का आंतरिक संरचना वाला जो पार्ट पढ़ रहे थे उसमें देखे हैं, जो क्रस्ट है या भूपर पट्टी के बनावट उनमें तत्व है ना। तो ये वही चीज है, इसका भी क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, चाहे वहां से याद रखें चाहे यहाँ से याद रखें। ठीक, तो यहाँ बस बेसिक यही आता है, क्रोनोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं चट्टान के प्रकार या वर्गीकरण। अब चट्टान कितने टाइप का होता है, तो बेसिक रूप से चट्टान 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और केंद्रित चट्टान या रूपांतरित चट्टान भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टान को। ठीक, तो आपका आग्नेय चट्टान होता क्या है, यह बस थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, बस ये आता है कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरण होता है तो कौन सी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, या अवसादी चट्टान का रूपांतरण होता है तो कौन सा केंद्रित या रूपांतरित चट्टान निर्माण होते हैं, है ना। तो उनके फॉर्मेशन रूप का ही यहाँ बस क्वेश्चन आता है ज्यादातर। ठीक, एक तो यहाँ क्रोनोलॉजी जो मैं बताई वहां से आता है, या तो फॉर्मेशन रूप से। फिर हम लोग यदि कथन कारण वगैरह या कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो इसको भी मेजर रूप से आपको समझा देते हैं। ठीक, तो जो आग्नेय चट्टान है इसका निर्माण कैसे होता है, जो लावा है उसकी ठंडी होकर जमने से किसका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक, ये सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात इसका ही निर्माण हुआ है। ठीक, ये प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है या प्रारंभिक सेल है इसमें। और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो रवा है या हम लोग ये कह ले कि जीवाश्म है ये सभी नहीं पाए जाते, और ये क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। ठीक, तो आपको याद रखना है जो आग्नेय चट्टान है इसमें जीवाश्म या रवे यानी कि परतों का पाया जाना नहीं है, यानी कि उसका अभाव है, इसमें नहीं मिलता। ठीक, और ये बेसिकली कठोर होता है, इतनी इसकी मुख्य विशेषता है, आपको याद रखना है। ठीक, और ये जो आग्नेय चट्टान है इसमें रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है। रासायनिक अपक्षय यानी कि किसी भी प्रकार के जो खनिजों में वो बोल दिया जाए कि कोई भी नीचे परत है, जो अग्नि परत है ना, इसमें जल का जो है वो प्रभाव वगैरह नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, आपका रासायनिक अक्षय नहीं होता है, तुषार वगैरह पाला वगैरह क्रिया होता है तो उसका प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। इसमें ज्यादातर क्या होता है, यांत्रिक और भौतिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। ठीक, जिससे ये विघटन या वियोजित होता है, रासायनिक की वजह से ये नहीं हो पाता। ठीक, कोई भी ऑक्सीकरण क्रिया इसमें काम नहीं करता, नहीं घोलीकरण क्रिया इसमें काम करता है। चलिए फिर हम लोग इसमें देखते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय चट्टान द्वारा अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जब ये आग्नेय चट्टान क्या होता है, टूट फूट करके वियोजित, विखंडित एवं निक्षेपण हो जाता है, तब इससे अवसादी और रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक, आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आग्नेय चट्टान का उदाहरण हम लोग देखते हैं। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पिंटाइट, डायरोटाइट, गैब्रो, ये सभी क्या है, क्यूमिक वगैरह अ, इसके एग्जाम्पल है। ठीक, अब आग्नेय चट्टान के जो प्रकार है वो हम लोग देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान की स्थिति के आधार पर हम लोग आग्नेय चट्टान का प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो स्थिति के आधार पर आग्नेय चट्टान जो है वो बेसिकली दो रूप में मिलता है, एक पताली और एक मध्यवर्ती चट्टान। ठीक, पहला वाला जो है, सॉरी, पहले तो दो भागों में इसको बांटा गया है,
अंतर्वेशी चट्टान और बहिर्वेशी चट्टान। फिर इसको वापस से पुनः दो भागों में बांटा गया, पताली चट्टान और मध्यवर्ती चट्टान। जो अंतर्वेशी चट्टान है यानी कि ये दो भागों में, ये जो बाहर वाला है यानी कि धरातल के हिस्सा वाला चट्टान है, ये वाला क्रस्ट वाला, ये हम लोग का बहिर्वेशी चट्टान है, बाह्य चट्टान। ठीक, जहाँ आपको पर्वत पठार देखने को मिलता है। अब इसके नीचे क्या होता है, कुछ और पाया जाता है जिसको अंतर्वेशी बोलते हैं। इसमें आपका क्या है, मध्यवर्ती और क्या है, पताली है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ सबसे नीचे क्या मिलेगा आपको, पताली चट्टान मिलेगा, फिर मध्यवर्ती मिलेगा, फिर ये क्या है, बाउंड्री हो गया आपका, है ना। इसके ऊपर जो मिलेगा वो बाह्य आग्नेय चट्टान हो गया। इसमें आप लोगों का जो देखने को मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बाह्य आग्नेय चट्टान होगा। ठीक, तो ये क्या है आपका, फर्स्ट ए वाला है पताली चट्टान, और ये मध्यवर्ती चट्टान है, और ये बाह्य चट्टान है। तो ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं पताली आग्नेय चट्टान को। ठीक, ये क्या होता है, इसका जो निर्माण है पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई में होता है, और ये क्या होता है, अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होता है। ठीक, और इसी वजह से इसमें क्या होते हैं, इसके जो बड़े बड़े क्षेत्र है उसमें द्रव्य पाए जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर देखिए तो ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है पताली चट्टान के। ठीक, फिर है मध्यवर्ती चट्टान। अब इसका निर्माण क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। जो ज्वालामुखी उत्पत्ति होता है ना, जैसे कि हम लोग का क्या है, धरातल क्षेत्र है बोल दे, और यहाँ से क्या है आपका मैग्मा चेम्बर है। मैग्मा चेम्बर से क्या हो रहा है, इधर से ऐसे ज्वालामुखी आ रहा है, तो यहाँ का भाग यदि कठोर रहता है तो ये क्या होता है, ये इधर फैलने लग जाता है और कोई कमजोर स्थान देखने लगता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये जमता है साइड में जाकर के कमजोर स्थान ढूंढने के लिए, तो ये मध्य में क्या होता है, चट्टानों की तरह ये जम जाते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती चट्टान। ये बीच में ही रुक जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। ठीक, अब इसमें हम लोग बहुत सारे देखे हैं ज्वालामुखी जो अंदर में पाए जाते हैं, वो स्वरूप है, वही क्या है आपको मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं, जिसमें आपका लेकोलिक, फेकोलिक, बेथोलिक, सील डाइक, ये सभी मिलते हैं ना, ये सभी आपकी क्या है, मध्यवर्ती चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर आप लोग का बाह्य आग्नेय चट्टान देखते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान क्या होता है ये देखते हैं। जब मैग्मा क्या होता है, बाहर आ जाता है क्रस्ट में और ऊपर आके जम जाता है, तब हम इसको बोलते हैं बहिर्वर्ती चट्टान। ठीक, ये जो मैग्मा है वो ठंडी होने से इसका निर्माण होता है। अब इसमें परती पाई जाती है और काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है इसका मेन। चलिए, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपका, माइका वगैरह है, एम्फीबोल है, जो पायरक्सिस है वो है, फेस्पार वगैरह है, क्वार्टजाइट वगैरह है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक, हम्म, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें रासायनिक संरचना के आधार पर जो आग्नेय चट्टान है उसका प्रकार। तो ये रासायनिक संरचना के आधार पर दो प्रकार के चट्टान है, एक आग्नेय चट्टान में है और एक अम्लीय चट्टान और क्षारीय चट्टान। ठीक, तो यह बारिश स्टार्ट हो गया है, मैं रूम के अंदर जाती हूँ। ठीक है, फिर आगे क्लास बढ़ाएंगे। तो फिर चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम लोग का ये क्या है, रासायनिक संरचना के आधार पर जो चट्टाने हैं वो दो तरीके का होता है, एक अम्लीय चट्टान और एक क्षारीय चट्टान। ठीक, अम्लीय चट्टान क्या होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और क्षारीय चट्टान क्या होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होता है। ठीक, आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं वगैरह क्या है। पहले देख लेते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टान की विशेषता। ठीक, ये जो अम्लीय आग्नेय चट्टान है इसमें बालू और सिलिका की मात्रा जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है, लगभग 65 से 85% तक के। ठीक, और इसका जो रंग है वो क्या होता है, हल्का रंग होता है। ठीक, और इसमें औसत घनत्व जो होता है वो 2.75 से 2.8 तक के होता है। ठीक, और ये क्या होता है, महाद्वीपीय कष्ट का निर्माण इसी से होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, फेस्फार ये सभी पाए जाते हैं। ठीक, मुख्य उदाहरण में हम लोग देखेंगे तो ग्रेनाइट वगैरह हो गया, रायोलाइट वगैरह हो गया, पिस्टन वगैरह हो गया, ये सभी क्या है, इसके पार्ट हैं। अब हम लोग देखते हैं क्षारीय अग्नि चट्टान। ठीक, हाँ इसको काट देंगे, ये यहाँ का पार्ट नहीं है। ठीक, ये है आपका हेडिंग। ठीक, तो ये जो क्षारीय आग्नेय चट्टान है, अगला देखते हैं हम लोग। इसमें बालू और सिलिका की मात्रा जो है वो कम होता है, लगभग 40 से 55% ही पाए जाते हैं। ठीक है, और सिलिका की मात्रा कम होने के कारण इसका रंग जो क्या होता है वो गहरा होता है। इसका रंग हल्का होता है, इसका रंग क्या होता है, गहरा होता है। ठीक, और इसका जो औसत घनत्व है ये अम्लीय आग्नेय से अधिक होता है। ठीक, उसमें हम लोग क्या देखें, 2.75 देखें, इसमें 2.8 है। इसमें हम लोग 2.8 देखे हैं तो इसमें 3 तक के होता है। ठीक, तो ये इस घनत्व में अंतर है। फिर है महासागरीय क्रस्ट का निर्माण इसी से होता है, किससे होता है, क्षारीय आग्नेय चट्टान से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक,
तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और इसके एग्जाम्पल वगैरह हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल में इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना ये सभी इसमें पाए जाते हैं क्षारीय अग्नि में, ठीक। और बेसाल्ट और डोलोमाइट और गेब्रो इसके मुख्य एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान में कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं जिसको आपको नोटिस रखना है, ठीक। भारत में हम लोग देखते हैं जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान का अरावली क्षेत्र है, इसमें जो पर्वत है और छोटा नागपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है और राजमहल जो श्रेणी है, ये कहाँ पर है राजमहल श्रेणी, ये झारखंड और आपके जो पश्चिम बंगाल के पास है, ठीक। बिहार ये क्या है आपका बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है और ये झारखंड है, यहीं पर से आपका राजमहल की पहाड़ी, ठीक। तो ये है रांची का पठार है, अजंता की गुफाएं हैं, ये सभी आग्नेय चट्टान से ही निर्मित है, ठीक। और अधिकांश जो खनिज एवं धातु हैं जिसमें अयस्क वगैरह है, लौह अयस्क है, सोना चांदी, जस्ता, सीसा, तांबा, निकेल, क्रोमाइट वगैरह ये सभी क्या है इसी से निर्मित है, ठीक। और ग्रेनाइट कठोर चट्टान होती है, इसका जो उपयोग है वो भवन निर्माण एवं सजावट के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है बेसाल्ट इससे भी ज्यादा कठोर होता है और भारी होता है, ठीक। ग्रेनाइट जो है वो धरातल का निर्माण करता है, ठीक। तो ये ग्रेनाइट जो है वो बेसाल्ट से कम कठोर होंगे और कम घनत्व होगा इसका और कम वो रहेगा इसका मतलब दबाव कम रहेगा, ठीक। यदि बेसाल्ट की तुलना में पूछे तो। और नॉर्मली ये क्या है ग्रेनाइट जो है कठोर होता है, भारी होता है और जो आपके धरातल है उसका निर्माण करता है, ठीक। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं अवसादी चट्टान की ओर। तो जो अवसादी चट्टान है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान के रूपांतरित रूप है। जब आग्नेय चट्टान क्या होता है ये टूट फूट जाता है, टूट फूट हो जाने की वजह से यानी कि विखंडन होने से फिर क्या होता है इसमें जमा होता है, तो जो जमा हुआ नया रूप धारण करता है उसी को हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान, ठीक। यानी कि आग्नेय चट्टान के विखंडन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या होता है इसका निर्माण होता है। इसकी जो रचना है ये क्या होंगी परतदार होंगी, क्योंकि हमने देखा था आग्नेय चट्टान क्या होता है वो परतदार नहीं होता, न उसमें रवे पाए जाते हैं न ही जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें परतदार होते हैं और इसमें जीवाश्म का भी अवशेष पाए जाते हैं, ठीक। जीवों के अवशेष मिलते हैं इसमें, है ना। और ये जो चट्टानें इसमें ज्यादातर प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज का भंडार होता है, अवसादी चट्टान जो हम लोग देखते हैं उसमें, ठीक। तो ये कुछ खनिजे हैं जिसका भंडार इसमें देखने को मिलता है। और इन चट्टानों का जो निर्माण है उसमें अपरदन से प्राप्त जो बारीक कण है उसके द्वारा होता है, ठीक। चलिए इसमें रवे नहीं पाए जाते ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। इसका निर्माण जो है जल और स्थल दोनों भाग से होता है, ठीक। अवसादी चट्टान का मुख्य पृष्ठ जो है वो ऊपर क्रस्ट है। अवसादी चट्टान लगभग 75% भाग पाए जाते हैं जो फैली हुई है, ठीक। और क्रस्ट के निर्माण में जो अवसादी शैलों का योगदान है वो 5% है, ठीक है। ज्यादातर क्या है आपका आग्नेय है, उसमें 5% आपका अवसादी चट्टान का निर्माण सॉरी अवसादी शैलों का योगदान है क्रस्ट के निर्माण में, ठीक। जो अवसादी चट्टान है इसमें 80% जो सेल है और 12% जो है वो बलुआ पत्थर एवं 8% जो है वो चूना पत्थर है, ठीक। तो ये है अवसादी चट्टान की संरचना को बताता है। फिर क्या है ये जो चट्टाने हैं ये क्या होता है इसमें छिद्र युक्त होता है यानी कि पारगम्य होता है, इसमें जो पानी है वो आसानी से प्रवेश कर जाता है। जैसे चूना पत्थर क्षेत्र को हम लोग देखते हैं ना तो वो क्या होता है पारगम्य होता है, उसमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है, ठीक। इन चट्टानों में जो संधियां हैं और जोड़ है वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। संधियां मतलब क्या होता है जो दरारें वगैरह होती हैं वो बहुत अधिक मिलता है और जोड़ बहुत अधिक मिलते हैं, ठीक। इन चट्टानों पर अपरदन की क्रियाओं का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। हम लोग देखते हैं जो संधि है यानी कि यहाँ और यहाँ जोड़ है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं दरार टाइप का बन जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं संधि, है ना। तो ये बहुत अधिक रहेगा तो अपरदन तो अधिक होगा ही, चाहे भौतिक अपरदन हो, यांत्रिक हो या आपका रासायनिक हो, ठीक। या जैविक अपरदन भी बोलेंगे तो भी होता है यहाँ पर अधिक। इन चट्टानों में आर्थिक महत्व के खनिज कम पाए जाते हैं, ठीक। इन चट्टानों में खनिज तेल, बॉक्साइट, मैग्नीज एवं टिन आदि उपलब्ध होता है, अयस्क जो है, ठीक। और ये जो है भवन निर्माण का उपयोग किए जाते हैं और इसमें पत्थर जो चट्टाने प्राप्त किया जाता है, ठीक। भवन के निर्माण के लिए जो पत्थर प्राप्त होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। चलिए
इसका अपर्दन किन किन क्रिया से होता है अवसादी चट्टान का, वो हम लोग देखते हैं। तो यांत्रिक क्रिया द्वारा होता है, जैविक और रासायनिक, पहले ही मैंने बता दिया था, है ना। जो यांत्रिक क्रिया होता है तो इसमें क्या होता है, जो निर्माण प्रक्रम के आधार पर अवसादी सेल का वर्गीकरण, इसमें आप लोग का जो यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित है उसमें आप लोग का बलुआ पत्थर निर्मित होता है, चीका मिट्टी निर्मित होता है, कांग्लोमेरेट होता है, गुलास्मा और सेलुलोइस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक। फिर क्या होता है, जैविक अपक्षय द्वारा होता है यदि, तो इसमें चूना पत्थर का निर्माण होता है, कोयला और पीट का निर्माण होता है। यदि रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित है तो वो क्या है, जो खड़ी मिट्टी है या सेल खड़ी है या नमक है, इनका निर्माण होता है। तो ये क्या है, आपका आग्नेय चट्टान का रूप है जो इस प्रकार से निर्मित होता है इन क्रियाओं से। फिर अगला हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, रूपांतरित या क्यांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें क्या होता है, जो अवसादी चट्टान है उसका पुनः विखंडन, वियोजन और निक्षेपण होता है, तब इसका निर्माण होता है। ठीक। तो और इसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनमें चट्टानों में हीरा, संगमरमर, अर्भक, क्वार्टजाइट ये सभी पाए जाते हैं। रूपांतरण के कारण क्या होता है, इसमें ताप और उसमें परिवर्तन होता है, दाब और संपीड़न की क्रिया होती है, घोलीकरण की क्रिया इसमें देखने को मिलता है। ये सभी चीजें हैं जो इसको विखंडित करता है। ठीक। यानी कि ये सभी वह कारण हैं जो उसको, चट्टानों को तोड़ता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं रूपांतरण के प्रकार। ये कितने तरीके का होता है जो रूपांतरण है वो, तो ये तापीय रूपांतरण होता है और एक गतिक रूपांतरण होता है, यानी कि थर्मल मेटामॉर्फिक और डायनामिक मेटामॉर्फिक। ठीक। फिर इसमें जलीय तापीय रूपांतरण होता है, फिर जलीय रूपांतरण होता है। ठीक। तो ये इसके दो रूप और है आपस। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर रूपांतरण से निर्मित चट्टानें। अब रूपांतरण से कौन कौन सी चट्टानें निर्मित होता है, यही से आता है आपका मेन क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें जो सेल है इसका रूपांतरण किस रूप में होता है, स्लेट के रूप में होता है। फिर क्या है, चूना पत्थर है, इसका रूपांतरण डोलोमाइट है, इन दोनों का रूपांतरण संगमरमर के रूप में होता है। फिर चाक और डोलोमाइट, इसका रूपांतरण जब होगा तो वो भी संगमरमर ही बनेगा। ठीक। बलुआ पत्थर यदि परिवर्तित होगा तो वो क्वार्टाजाइट बनेगा। कांग्लोमेरेट यानी कि गुलास्म का परिवर्तन होगा तो वो क्वार्टाजाइट बनेगा। ठीक। फिर है आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट का नीस बनता है, बेसाल्ट का शिस्ट और एफिबोलाइट बनता है। ठीक। तो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक साइड आपका मुख्य चट्टान, उसके बाद उसके रूपांतरित रूप पूछते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। ठीक, ज्यादातर इसमें। और यही रूपांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण जो होता है तो क्या होता है, स्लेट का बनता है फाइलाइट, फाइलाइट का शिस्ट बन जाता है और गैब्रो का परसेंटाइन बन जाता है। ठीक। तो ये है यहाँ से मेजर क्वेश्चन बनने वाला चीज। तो ये हो गया आपके चट्टान। तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग देख लिए, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक। धन्यवाद।